आज का वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड है। मुझे इतने सारे कमेंट्स और डीएम्स आए थे कि भैया बता दो, अगर किसी इंसान को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो क्या करना होता है। इस वीडियो में आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, इसे कैसे करना है, इसे करने कौन से स्किल्स लगते हैं और कौन से क्वालिफिकेशंस, और इसी के साथ कुछ मिथ्स को भी बस्ट करूंगा। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं। पहले आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है। हर एक इंसान को जिससे पूछो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, लेकिन ये पता नहीं कि वो एग्जैक्टली क्या काम होता है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक सेकंड के लिए सोचिए कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता होगा। 90% लोग कॉलेज में मूवीज देखते हैं और सोचते हैं कि भैया हम भी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन इनका फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है ये ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। आई एम श्योर ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड आपको भी ऐसा लगा होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर मतलब इन्वेस्टमेंट्स में ही कोई चीज करता होगा, इनका काम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगा जहां ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। यू वुड बी रॉन्ग। अगर मैं आपको एक लाइन में एक्सट्रीमली ओवर सिंप्लीफिकेशन के साथ समराइज करके बताऊं कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, तो यू वुड बी शॉक्ड टू नो दैट दैट जॉब इज मोस्टली सेल्स। अब ये कैसे होता है समझने के लिए पहले ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है। देखिए, नॉर्मल जो बैंक होती है जहां पे आपके अकाउंट्स होते हैं, वो एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, जो आपसे डिपॉजिट लेते हैं और दूसरों को लोन देते हैं। आपसे डिपॉजिट पे आपको 5% देंगे और किसी को लोन देते टाइम उसे 10% पे ब्याज लेंगे। इस डिफरेंस से बैंक अपना प्रॉफिट कमाती है बाय एक्टिंग एज अ मिडिल मैन। अब इन्वेस्टमेंट बैंक भी जो होती है वो भी एक तरह की मिडिल मैन ही होती है, लेकिन इनके अर्निंग्स की सोर्सेस मेनली कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस और कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने से आती है। अब ये कैसे होता है वो भी बताता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है जिसे फंड्स की जरूरत है। अब ये कंपनी है फंड्स या तो लोन से ले सकती है या फिर इक्विटी से ले सकती है, शेयर्स इशू करके। अब देखिए, दोनों केसेस में वो या तो प्राइवेटली कर सकती है या फिर पब्लिकली कर सकती है। इसका मतलब समझिए, जब एक कंपनी को लोन लेना है वो या तो बैंक के पास जा सकती है या फिर पब्लिक के पास जा सकती है बॉन्ड्स इशू करके। अगर आप बैंक के पास जाते हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक लगाएगी और इंटरेस्ट रेट अपने मर्जी के हिसाब से डिसाइड करेगी, लेकिन पब्लिक के केस में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि अजम्पशन ये होता है कि अगर एक कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है मतलब इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी हाई होगी, तो ज्यादातर चांसेस यही है कि ये कंपनी पैसे वापस दे देगी। या दूसरा ऑप्शन बचता है इक्विटी, जहां पर आप शार्क टैंक की तरह किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो, उसे अपने कंपनी का थोड़ा हिस्सा देकर उससे एक्सचेंज में पैसे लेते हो। यहां पर भी वही प्रॉब्लम होता है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ढूंढना डिफिकल्ट होता है और कई बार वो अपने हिसाब से टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। तो यहां पर कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि वो एक आईपीओ कर सकती है, जहां वो जनरल पब्लिक से पैसे ले सकती है इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। तो ऐसे बड़े ट्रांजैक्शंस जहां पे पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है, इन ट्रांजैक्शंस को जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट करती है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आईपीओ की। अगर एक कंपनी को आईपीओ करवाना है तो इस आईपीओ को मार्केट तक ले जाने का काम एक इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स करेंगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है बुक बिल्डिंग। यहां पर वो डिटरमाइन करेंगे कि कितने पैसे रेज करने हैं, कितनी इक्विटी डाइल्यूट होगी, क्या वैल्यूएशन होगा, ये डाइल्यूशन प्रोसेस कैसे होगी, कंपनी के प्रमोटर स्टॉक बेचेंगे या नए इक्विटी को इशू करेंगे। ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करेगी कंपनी को डिसाइड करने। इस चीज को जनरली एक सेल साइड ट्रांजैक्शन बोला जाता है, जहां पर एक कंपनी एक सिक्योरिटी को सेल करके वहां से पैसे रेज करती है। तो इस आईपीओ के केस में आपके आईपीओ को मार्केट तक ले जाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक पूरे आईपीओ साइज का एक फिक्स्ड परसेंटेज लेती है एज अ कमीशन। इसी के साथ वो कंसल्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं व्हेन इट कम्स टू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अगर एक बड़ी कंपनी है वो कहती है कि हमें इस छोटी कंपनी को अक्वायर करना है, तो इस एक्विजिशन की क्या वैल्यूएशन होगी, हमने इस एक्विजिशन को कैश में करना है या स्टॉक में करना है। विच मींस बड़ी कंपनी या तो पूरे पैसे देगी और कंपनी को खरीदेगी, या फिर अपने ही खुद के कंपनी के शेयर्स इशू करेगी इस छोटे कंपनी के ओनर्स को और एक्सचेंज में इस छोटी कंपनी को अक्वायर करेगी। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस कैसे करने हैं, इन पर कंसल्टिंग सर्विसेज एक इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करेगी। इस चीज को जनरली एक बाय साइड ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो यहां तक आपको एक अच्छा आइडिया आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के क्या रोल्स होते हैं। अब यहां पर भी एक बाइफर्केशन होता है फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस का। जनरली ये कन्वेंशन होता है कि फ्रंट ऑफिस मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऑपरेशंस। ऑन द अदर हैंड जो बैक ऑफिस रोल्स होते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट बैंक के सारे जो दूसरे ऑपरेशंस होते हैं अदर देन द क्लाइंट फेसिंग डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, एक फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉय क्लाइंट से मिलेगा, उन्हें समझाएगा कि उनके लिए सबसे अच्छी डील कौन सी हो सकती है, उनका बिजनेस इन्वेस्टमेंट बैंक को ला कर देगा, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगा, वैल्यूएशन की एनालिसिस करेगा, एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड जो बैक ऑफिस होता है, वहां पर सारे ऑपरेशंस की बात आती है, जैसे अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस, गवर्नमेंट के साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, मतलब आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है,
तो अगर आपको ये चीज करनी है और मोटा पैसा कमाना है तो कौन से सारे स्किल्स रिक्वायर्ड है? जब भी आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करियर शुरू करते हैं तब आपकी इनिशियल पोजीशन हमेशा एक एनालिस्ट की होगी और यहाँ पर आपको मैक्सिमम काम करना होगा एक्सेल पर, क्योंकि एक एनालिस्ट का काम होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो की एनालिसिस अलोंग विद फाइनेंशियल मॉडलिंग, और ये सारी चीजें करने आपका मेन प्लेग्राउंड होता है एमएस एक्सेल। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग, डीसीएफ एनालिसिस, ये सारी चीजें क्या होती है डिटेल में अभी मत समझिए, अगर आप चाहो तो इस पर अलग वीडियो बना दूंगा। उसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्लाइंट से मिलना है, उन्हें पिच करना है, उन्हें समझाना है कि एट दिस स्टेज ऑफ देयर बिजनेस उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा कैपिटल को एक्सेस करने का। ऑब्वियसली आप उनको मिलकर ये तो नहीं कह सकते कि भैया आइडिया है ना यहाँ पर है, आपको आइडिया को एक प्रेजेंटेशन में डालना होगा। सो द नेक्स्ट थिंग यू वुड रिक्वायर आर गुड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इन सारी चीजों के अलावा ये होता है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के मैकेनिक्स और कुछ की टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए। मैकेनिक्स का क्या मतलब है, आप उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास दो बिजनेसेस है, एक है जो बहुत एसेट हेवी बिजनेस है और दूसरा जो एक सॉफ्टवेयर बिजनेस है। आप इन दोनों बिजनेसेस को कैसे वैल्यू करोगे? आपने किसी इन्फ्लुएंसर का फंडामेंटल एनालिसिस पर कोर्स कर लिया है, उसने आपको 10 अलग फॉर्मूले सिखा दिए हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला किस कंपनी के लिए अप्लाई करना है ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे? प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो एक बात रही, लेकिन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, इन सारे मेट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करोगे और इंटरप्रेट करोगे? कैलकुलेशन तो ठीक है, प्रोग्राम भी कर सकता है, लेकिन इन सारी चीजों को इंटरप्रेट करके डिसीजन तो आपको ही लेना है। किस कंपनी के लिए एसेट बेस्ड वैल्यूएशन करोगे और किस कंपनी के लिए कैश फ्लो बेस्ड। और साथ ही आपको ये सारे मैकेनिक्स उस फील्ड में समझने हैं जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हो जो सॉफ्टवेयर बिजनेसेस के फील्ड में काम करना चाहता है, तो आपको उस फील्ड के स्पेसिफिक चीजें समझनी होंगी कि वहां पर मर्जर्स और एक्विजिशंस कैसे होते हैं, वहां पर कैपिटल रेस करना है तो कैसे किया जाता है। सिमिलरली आपको यही चीज अगर बैंकिंग या हेल्थ केयर के बिजनेस में करनी है तो आपको वहां की स्पेसिफिक फाइनेंस के मैकेनिक्स समझने होंगे। ऑब्वियसली बात है, अब अगला सवाल ये आता है कि ये सारी चीजें हम कहां से सीखे? टेंशन बिल्कुल मत लेना, एक फ्री वेबसाइट बताता हूं, नॉट स्पॉन्सर्ड, जिसे मुझे अपने एक सीएफए के बैचमेट ने दिया था। इस वेबसाइट का नाम है mergersandacquisitions.com। ये वेबसाइट प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से फोकस्ड है। यहाँ पर आपको अलग अलग केस स्टडीज और आर्टिकल्स मिलते हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अलोंग विद सम की इनसाइट्स अबाउट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। जैसे मान लीजिए आपको हेल्थ केयर सेक्टर बहुत पसंद है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में मर्जर्स कैसे होते हैं, वहां के मैकेनिक्स क्या है, वहां पे समझने कौन सी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इस वेबसाइट पर बेसिक्स की एक आइडिया मिल जाएगी। और कौन से स्किल्स जरूरी है उसकी लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जिसे मैं क्वालिफिकेशंस के एंड पे कवर करूंगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। नाउ मूविंग ऑन टू क्वालिफिकेशंस। यहाँ पर एक बड़ा मिथ क्लियर करता हूं। अगर आपने अच्छे कॉलेज से डिग्री नहीं की तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नौकरी नहीं मिलेगी। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बट दिस इज बुलशिट। आपको अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब मिल सकती है। सोशल मीडिया पे हर एक इंसान यही बताता है कि आईआईटी या आईआईएम से डिग्री नहीं की तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जॉब को भूल जाओ। मैं अपने 3 दोस्तों की आपको एग्जांपल देता हूं। पहला इंसान ऐसा था जिसे सीएफए लेवल 2 करते समय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। उसका कॉलेज एवरेज कॉलेज था मुंबई से, जहां से उसने अपनी बैचलर्स डिग्री की। सेकंड, मेरी एक दोस्त ने मुंबई के प्राइवेट कॉलेज से बीबीए इन फाइनेंस किया, बिना किसी मास्टर्स डिग्री उसे भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब मिली। एंड थर्ड, मेरा एक दोस्त है जो सीए है, उसने कोई रैंक नहीं लाया और उसे भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब मिली। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए बहुत सिंपल है। सीएस जो होते हैं उनका रोल अकाउंट सेंट्रिक होता है, सीएफए चार्टर होल्डर्स का रोल एसेट मैनेजमेंट सेंट्रिक होता है, या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी जिसका रोल कंप्लायंस सेंट्रिक होता है। ये सारे लोग भी आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सर्कल में मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन उसी के साथ सेल्स, नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ज्यादा एम्फेसिस होती है। अब सीए, सीएफए या एमबीए जैसी डिग्री में आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज नहीं सिखाई जाती, लेकिन आपको ये सारे मैकेनिक्स सिखाए जाते हैं, वही मैकेनिक्स जो हमने अभी डिस्कस किए। और इन सारी डिग्री से आपको सिर्फ एक फुट इन द डोर मिलता है, लेकिन आगे जाकर जॉब जो मिलती है वो आपके पर्सनल स्किल्स के बेसिस पे होती है कि आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग कितनी अच्छी तरीके से आती है, आप डीसीएफ एनालिसिस समझ पाते हो या नहीं, और उसी के साथ आप कितने अच्छे तरीके से बात कर पाते हो। इन द एंड डिग्रीज और कॉलेजेस आपको सिर्फ एक शॉर्ट लिस्ट या फिर एक इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री नहीं है फ्रॉम अ गुड कॉलेज
तो सिर्फ ये शॉर्टलिस्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके आगे नौकरी मिलना, ये चीज आप पर डिपेंड करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि नौकरी कैसी ढूंढी जाए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। सबसे पहले आपको ये चीज बताऊंगा कि आप फोकस कीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने पे। कहां पर, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर करियर। इसका क्या मतलब है? अब मान लीजिए एक टॉप टियर इन्वेस्टमेंट बैंक है जैसे गोल्डमैन सैक्स। ऑन द अदर हैंड एक बूटीक इन्वेस्टमेंट बैंक है, व्हिच मींस एन इन्वेस्टमेंट बैंक जो इतनी एस्टैब्लिश्ड नहीं है इन योर लोकल रीजन। एज अ फ्रेशर ऑब्वियसली आपको एक टॉप टियर फर्म में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। अगर आप इस छोटे फर्म में शुरू भी करते हो और एक्सपीरियंस लेते हो तो आगे जाकर एक टॉप टियर फर्म में हायर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपीरियंस। बिकॉज एज आई सेड, यहाँ पर एम्फेसिस है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर। अगर आपने ये सारी चीजें पहले भी की है तो नेचुरल सी बात है कि अब आप ये चीज और ज्यादा एफिशिएंटली कर पाओगे। अब एक कॉलेज या अच्छी डिग्री आपको हेड स्टार्ट तो देगी, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है स्लैक ना करना। इसका यह मतलब होता है कि भारत में माइंडसेट है कि अब मैं कॉलेज कर रहा हूं, फाइनल ईयर में हूं, फाइनल ईयर होते से जॉब ढूंढना शुरू कर दूंगा। अगर फाइनल ईयर होने के लिए रुकोगे तो बहुत लेट हो जाओगे। रियलाइज कीजिए ये बात कि जॉब मार्केट ब्रूटल है। आपको एक इंटर्नशिप या फिर जॉब की हंट फर्स्ट ईयर से ही शुरू करनी है। एक और चीज आप कर सकते हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक के समर एनालिस्ट इंटर्नशिप्स होते हैं, इनके लिए हर साल अप्लाई करते रहना। जब कॉलेज में हो तब आपको दो चीजों पर और भी फोकस करना है। सबसे पहला है नेटवर्किंग। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाओ जो आपको आगे जाकर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। नेटवर्किंग के लिए आप अलग अलग करियर इवेंट्स में जा सकते हो। साथ ही अगर आप सीए या सीएफए जैसे एक डेजिग्नेशन को परस्यू कर रहे हो तो इनकी लोकल सोसाइटी के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां पर आपको पोटेंशियल करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। यहां पर आप रिक्रूटर्स से मिल सकते हो, दूसरे कंपनी के एम्प्लॉइज से मिल सकते हो जो आपको बता सकते हैं कि उनकी कंपनी करंटली किस चीज को ढूंढ रही है। ये कनेक्शंस तो आपको हेल्प करेंगे ही, लेकिन यहां पर आप सॉर्ट ऑफ मार्केट रिसर्च कर सकते हो, ये फिगर आउट करने के अगर आज मुझे इस जॉब मार्केट को एंटर करना है तो कौन से सारे स्किल्स जरूरी होंगे। कॉलेज में जब आप माँ बाप के साथ रहते हो या फिर आपको घर की ईएमआई नहीं पे करनी पड़ती, तब आपके सर से एक बड़ा टेंशन निकल जाता है। यहाँ पर आप अंडरपेड भी हो सकते हो प्योरली एक्सपीरियंस गेन करने। तो इस टाइम का सबसे ज्यादा फायदा उठाइए। एंड लास्टली सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स, ये दोनों डेवलप करना। कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, ये सब तो आपको सीखना ही है, लेकिन उसी के साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग पर एक कोर्स कर लो, या फिर डीसीएफ एनालिसिस कैसे होती है ये सीखो। एक्सेल में कैसे अच्छा बनना है वो प्रैक्टिस करो। अगर आप डिग्री खत्म होने का वेट कर रहे हो ताकि उसके बाद जॉब हंट पर जा सको, तो आई एम सॉरी टू से यू आर लेट। क्योंकि यहाँ पर आप फिगर आउट करोगे कि भैया जहां पर मैं हूं ये तो इनफ नहीं है, मुझे और ज्यादा चीजें सीखनी है। फिर यहाँ पर आपकी सीखने की जर्नी शुरू करोगे और भी लेट हो जाओगे। इसीलिए ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर से ही शुरू करना। एनीवेज, चैनल पर और क्या देखना पसंद करेंगे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।